नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, इस समय पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कौन सी फसल लें ताकि हमें रेट उसके मिल पाए, क्योंकि पिछले समय पर जो बरसात में हमने फसल लगाई हुई थी उसके रेट हमें मार्केट पर नहीं मिल पाए और किसानों को बहुत ही घाटा हुआ। तो अभी के समय पर जो भी किसान भाई किसी भी फसल को लगा रहे हैं तो सबसे पहले बहुत सोच विचार के लगा रहे हैं कि उसके रेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारी जानकारी पहले ले रहे हैं, इसके बाद ही किसी फसल को काश्त कर रहे हैं। आज इस वीडियो हम भिंडी की अगेती खेती के बारे में चर्चा करेंगे कि भिंडी की अगेती खेती के बारे में 5 पॉइंटों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात में आपको बताऊंगा कुछ वेराइटियों के बारे में जो कि टॉप की वेराइटी हैं, जिनका यदि आप काश्त करते हैं तो आपको उसके रेट भी बढ़िया मिलेंगे और समस्या नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका उत्पादन जो है आपको बढ़िया मिलेगा। और एक बात और कि भिंडी में सबसे बड़ी समस्या आती है कि मान लीजिए आज आपको भिंडी तोड़ना है और आज आपने नहीं तोड़ पाए तो फिर वो कल कड़ी हो जाती है और उसे जब फिर आप मार्केट में ले जाते हैं तो फिर वो नहीं बिकती है, किसी भी काम की नहीं रहती, सिर्फ वो जानवर के काम की होती है। ठीक है, तो भिंडी की वैरायटी हम ऐसी बताएंगे जो कि कड़ी ना होती हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। यदि इस चैनल पर जानकारी जो दी जाती है वो आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि हम समय कौन सा चुनाव करें। ठीक है, क्योंकि सही समय, अगेती फसल किसी भी चीज़ की आप लेते हैं तो आपको समय का चुनाव करना होगा, वो भी सटीक तरीके से। क्योंकि आप यदि ज़्यादा अगेती भी कर लेते हैं तो भी आपको जर्मिनेशन संबंधी समस्याएं आती हैं या फिर अन्य समस्याएं भी आती हैं फसल के हिसाब से। ठीक है, तो जिस फसल को जिस समय पर लेना चाहिए उसी समय पर यदि आप काश्त करते हैं तो फिर आपको उसके रेट जो है बढ़िया उतने नहीं मिल पाते हैं। तो अगेती खेती जब भी आप करें तो समय के लिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो भिंडी के लिए क्या है, भिंडी के लिए आपको 15 डिग्री से ऊपर तापमान जब आपका हो जाए रात का, वो कब आएगा, तो वो आता है दोस्तों 15 जनवरी के बाद। 20 जनवरी के लगभग आप देखेंगे। देखो 15 जनवरी में तो संक्रांति होती है आपकी, तो फिर ठंड आपकी बढ़ जाती है। आप कितनी अभी गर्मी पड़े लेकिन वो जैसे ही संक्रांति आती है तो ठंड एक बार ज़रूर आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। इसलिए आपको जो है 15 जनवरी के बाद ही आपको भिंडी की काश्त करना है। तो 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आप यदि भिंडी की काश्त कर लेते हैं, टेम्परेचर आ जाता है, जनरेशन वैसे भी आ जाता है उस समय पर, तो फिर आप देखेंगे कि वो जो भिंडी आपकी उत्पादन देगी वो उस समय पर देगी जब आपको रेट उसके बढ़िया मिलेंगे। तो ये जो सही समय है आप 15 जनवरी के बाद और पूरा जनवरी आप मान के चले, 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप इसकी काश्त करते हैं तो आपकी जो भिंडी है वो अगेती कहलाती है, उसके रेट मिलने के चांस 100% आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ज़मीन की तैयारी, यानी कि ये अब ज़मीन की तैयारी में आपको बता दूं कि 2 प्रकार से आप ज़मीन की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपकी जो विधि होगी लगाने की वो 2 प्रकार से होती है। एक तो आपकी फ्लैट, कुछ किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि फ्लैट ज़मीन पर लगा लेते हैं, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है दोस्तों हमारा बेड बनाना। अब बेड में भी 2 प्रकार से बेड बनाती हैं। ये जो बेड की चौड़ाई है ये 5 फीट है। ठीक है, बेड से इस लाइन की जो दूरी है वो 5 फीट है, तो 5 फीट वाली एक बेड बनती है हमारी। आप चाहें तो इसको 2 फीट की दूरी पर भी भिंडी को लगा सकते हैं, क्योंकि भिंडी में आपको स्टेकिंग तो करनी नहीं है। ठीक है, तोड़ाई आपको ज़्यादा लेनी है, आप 2 फीट की दूरी पर भी अपने बेड को बना लें तो फिर आप इसकी काश्त बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जानते हैं हम कि अब उसकी ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं। तो ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले आप कल्टीवेटर चलाएंगे। कल्टीवेटर चलाने के बाद जो है आपके पास यदि गोबर की खाद उपलब्ध है तो कम से कम आप 5 ट्राली गोबर की खाद 1 एकड़ पर डालें तो आपके उसके जो रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। आप चाहे तो केंचुआ खाद यदि आपके पास में है तो केंचुआ खाद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन केंचुआ खाद का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या करेंगे, या तो बेड बना रहे हैं आप तो बेड के ऊपर करेंगे या फिर पौधों के किनारे करें, क्योंकि इतनी सस्ती तो केंचुआ खाद है नहीं है। ठीक है, हाँ यदि आप गोबर खाद इस्तेमाल करते हैं, सड़े गले गोबर खाद का, तो फिर आप उसको बिखेर दें और फिर इसके बाद आप जो है भिंडी को लगा सकते हैं। अब दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक है बेड वाली, जैसे पहले आपको बताया मैंने। तो बेड में ये 5 फीट वाली बेड है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो जब आप 5 फीट वाली बेड में आप लगाएंगे इसको तो क्या करेंगे आप, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपकी दूरी है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सेंटर से आपकी चलेगी इस पर क्या ड्रिप लाइन चलेगी। ठीक है, और
एक पौधा इस तरफ होगा आपका और एक पौधा इस तरफ होगा। ये जो दूरी होगी ये आपकी होगी लगभग 9 इंच के करीब, और पौधे से पौधे की जो यहाँ से यहाँ दूरी होगी वो होगी 6 इंच। तो इस तरीके से यदि आप 5 फीट वाली बेड में लगाना चाहते हैं तो 5 फीट वाली बेड में आपको इस तरीके से लगाना होगा। लेकिन यदि आपने 2 फीट की दूरी पर अगर बेड बनाई हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, आप सीधा एक ही लाइन पर उसको लगाएंगे। चाहे आप ड्रिप लगा रहे हो या फिर नहीं लगा रहे हो, तो फिर आपको जो पौधा है वो आपका वो 4 इंच से लेकर 6 इंच, यानी 4 इंच भी लगा सकते हैं आप और 6 इंच भी लगा सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको बेड का निर्माण करना पड़ेगा, ज़मीन की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से सीड की जो मात्रा है वो भी निश्चित होती है, बेसल डोज डालने का तरीका भी निश्चित होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं हमारे क्या तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा बेसल डोज। अब बेसल डोज क्या डालना होगा, बेसल डोज इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 1 बोरी आपको डीएपी डालनी पड़ेगी प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपको। 1 बोरी आपको सुपर, ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट जो आती है हमारी वो 1 बोरी ले लें आप। इसमें कैल्शियम मिल जाएगा, आपको सल्फर मिल जाएगा। आपको साथ में फिर आपको 5 केजी सल्फर बेंजोएट भी डालना पड़ेगा, जो कि दानेदार वाला आपका आता है। 5 किलो हो गया आपका। दूसरा इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें पोटास की मात्रा के लिए 1 बोरी पोटास यानी कि लगभग 50 किलो पोटास आपको डालना पड़ेगा। और साथ में फिर क्या करेंगे इसमें कि साथ में फिर आप रिजेंट पाउडर जो आता है हमारा दानेदार वाला, उसको आप ले लेंगे 5 किलो, या फिर करटाप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो, या फिर कार्बोफुरान 5 किलो, ठीक है। तीनों में से कोई भी जो भी आपको मिल जाता है उसको आपको साथ में बेसल डोज में आपको छिड़काव करना पड़ेगा। यदि आप छिड़काव विधि से यानी कि आप फ्लैट विधि से ले रहे हैं तो आपको पूरी ज़मीन में डालना पड़ेगा। और यदि आप बेड के हिसाब से काम कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, आप बेड, जैसे आपने देखा होगा ये हमने बेसल डोज अभी डाला हुआ है खाद का, तो इस तरीके से आप जो है बेडों पर ऊपर डाल दें तो आपको फिर जो मात्रा है वो खाद की संतुलित मात्रा आपकी लगेगी, और जो आप खाद डाल रहे हैं वो फिर सीधा पौधा उसको अपटेक करेगा। छिड़काव वाले में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यदि आप फ्लैट विधि से कर रहे हैं तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा, या फिर जहां आप पौधा लगा रहे हैं उसके साइड में आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। 2 बातें हैं। तो मैंने ये विधि भी आपको बता दी है और इसकी जो मात्रा है वो भी आपको बता दी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है दोस्तों बीज और बीज उपचार। अब बीज की जो मात्रा है वो आपको कम से कम 1.5 किलो से लेकर 2 किलो रखनी पड़ेगी। वैसे भी आप एक बात समझ लें, किसी भी फसल के लिए, चाहे वो भिंडी हो, चाहे फिर वो अन्य फसल हो, चाहे वो फिर आपका गेहूं हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, जो भी हो, यदि आप किसी फसल को अगेती लगा रहे हैं या फिर पछेती लगा रहे हैं, 2 प्रकार से आप लगाते हैं। तो अगेती और पछेती जो फसल होती है उसमें आपको सीड की जो मात्रा है वो आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है जो नॉर्मल समय है उसके अलावा, ठीक है। यदि आप नॉर्मल समय पर लगा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे गेहूँ आपको यदि आप नवंबर में लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जो आप सीड आप रखते हैं वो हिसाब से रख लें। यदि आप उसको अगेती कर रहे हैं या फिर आप पछेती कर रहे हैं तो फिर आपको सीड की जो मात्रा है वो आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नियम है ये सारी फसलों पर लागू होता है। यदि आप फसल को अगेती करते हैं तो पौधा जो है उतना बनता नहीं है, इसलिए आपको पौधों की जो संख्या है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपको हार्वेस्टिंग अच्छी मिल सके। तो ये रहा बीज। अब हम बीज उपचार के बारे में बात करते हैं। आप यदि जैविक विधि से लेते हैं तो आपको ट्राइकोडर्मा लेना पड़ेगा और गुड़ की चाशनी बना के पहले सीड को उसमें गुड़ में आप लपेट लें और फिर इसके बाद आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पीएसबी कल्चर का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, राइजोबियम का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं यदि आप जैविक पद्धति से करते हैं तो। और साथ में यदि कीटनाशक संबंधी करते हैं तो नीम ऑयल भी इसमें आपको मिक्स करना पड़ेगा। ये हुआ जैविक, ठीक है, बीज उपचार। दूसरा, यदि आप रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो वही थायरम या फिर आपको कार्बाडाजिम लेना पड़ेगा फंगीसाइड में, और इंसेक्टिसाइड के लिए आपको जो है गाउचो लेना पड़ेगा बायर कंपनी का जो आता है, उसमें कि इमिडाक्लोप्रिड 60% होता है हमारा, वो इंसेक्ट संबंधी होता है हमारा, ठीक है। तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे भी आपने यदि कार्बोफ्रान और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड यदि आपने दानेदार डाला हुआ है तो आपको इंसेक्ट संबंधी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब हम जानते हैं दोस्तों हमारे 5वें और अंतिम पॉइंट के बारे में। तो 5वां और अंतिम पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो इसलिए कि जब आप किसी फसल को लगाते हैं, उगा भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यदि उसमें कोई रोग आ जाता है तो फिर आपकी जो मेहनत है पूरी उसमें पानी फिर जाता है। तो रोगों में भिंडी में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माइट।
ये 3 समस्याएं सबसे बड़ी हैं इसमें कि थ्रिप्स और माइट की समस्या जो है वो सबसे बड़ी है। यदि आपने थ्रिप्स और माइट को कंट्रोल कर लिया तो फिर भिंडी की फसल आपकी बढ़िया ही रहेगी। तो इसमें फंगस संबंधी जितनी समस्याएं आती हैं वो बहुत ही कम समस्याएं आती हैं। आप नॉर्मल फंगीसाइड से भी काम चला सकते हैं। आप जब भी कोई स्प्रे ले रहे हैं तो एक फंगीसाइड आप ले लें सप्ताह में एक बार, लेकिन इंसेक्ट के लिए आपको हर चौथे या 5वें दिन पे एक स्प्रे लेना पड़ेगा, भले ही वो नॉर्मल वाला क्यों ना हो। वैसे भी आपको शुरुआत जो है नॉर्मल वाले जो सस्ते वाले हमारे इंसेक्टिसाइड है इसका इस्तेमाल करना चाहिए आपको, सस्ते वाले का शुरुआत में। फिर आप जैसे जैसे बढ़ते जाती है आपकी स्टेज वैसे वैसे आप जो है फिर उसका डोज आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि थ्रिप्स के लिए आप जो है रेगुलर में आपको बताता हूँ पहले, तो रेगुलर में आप इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिनोप्रिड, दूसरा आपका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, और तीसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब लास्ट स्टेज आ जाती है तो फिर आप डेलीगेट का इस्तेमाल आप करें। ठीक है, तो डेलीगेट का जब इस्तेमाल करेंगे तो इल्लियाँ वगैरह भी चली जाएंगी, आपकी थ्रिप्स रह जाएगा। और जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, इमिडा है, थायोमेथाक्साम, इनसे आपको थ्रिप्स से राहत तो मिलेगी ही, साथ में जितने भी उड़ने वाले पतंगे होते हैं, रस चूसक पतंगे होते हैं, इनसे भी आपको सुरक्षा मिल जाती है। आप 5वें 6वें दिन में एक स्प्रे कम से कम इसका ले लें आप। ठीक है, तो आप फिर बच जाते हैं थ्रिप्स से, माइट से। ठीक है, माइट, हाँ माइट के लिए मैं भूल गया आपको, माइट के लिए आप क्या करेंगे, आप ओमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एबासीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके लिए ओबेरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबेरॉन का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो माइट भी जाएगी आपकी साथ में, और साथ में आपका क्या होगा, इसमें वाइट फ्लाई की समस्या भी आपकी दूर होती है। उड़ने वाले पतंगे जितने होते हैं वो भी ओबेरॉन से कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की विशेष बात की तरफ। विशेष बात में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपका यदि कोई सुझाव हो इस चैनल के लिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं वैरायटियों के बारे में। तो वैरायटी में सबसे जो बढ़िया वैरायटी है वो है दोस्तों एडवांटा कंपनी की राधिका। राधिका बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, जो कि देखते हैं हम कि यदि आज आपकी तोड़ाई आने वाली है और आपने यदि तोड़ाई आज नहीं कर पाए हैं, कल भी यदि उसको तोड़ते हैं तो वो भिंडी जो होती है वो कड़ी नहीं होती है, उसके मार्केट के रेट आपके पक्के हैं। ठीक है, भिंडी की लंबाई बढ़ेगी मगर कड़ी नहीं होगी वो। ठीक है, इसके बाद दूसरी वैरायटी की बात करते हैं। तो दूसरी वैरायटी में आपका आता है क्या, सिंजेंटा कंपनी का आता है OH 102। ठीक है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है वो आपकी। दूसरा नामधारी का NS 862 आता है, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। आप चाहें तो नेनम्स कंपनी की एक आती है, कौन सी, सिंघम के नाम से, उसका भी आप चयन करके अच्छा उत्पादन लेके अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें, और यदि आपको करेले का जर्मिनेशन कैसे लेते हैं ठंड में ये जानना हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला वीडियो जो आएगा वो करेले का ही आएगा कि जर्मिनेशन उसका कैसे लेते हैं, सीड जर्मिनेशन से लेके उसके अंकुरण तक का। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर, कमेंट में हमें करेला ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।